हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं और ये 50 क्वेश्चंस डिफरेंट सब्जेक्ट से लिए गए हैं, जैसे कि पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं वो सब इस वीडियो में लिए गए हैं और ये प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड हैं जो कि डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जो कि आप अभी आने वाले समय में आने वाले हैं, जैसे कि CGL मेंस, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस एंड बिहार SI। इन सारे एग्जाम्स के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। 50 क्वेश्चंस तो खैर हैं ही, इसके अलावा जो भी इन 50 क्वेश्चंस से रिलेटेड चीज़ें होंगी वो भी इस वीडियो में कवर की गई हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है क्योंकि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। पहला क्वेश्चन हमारा है, हु वॉज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज इन 2023। 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपको पता होगा नोबेल प्राइज 2023 में मिल चुके हैं और नोबेल प्राइज से तो ज़रूर ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सारे जो भी कैटेगरीज में मिले हैं आपको याद कर लेने हैं। तो पीस की कैटेगरी में मिला है नरगिस मोहम्मदी को, ऑप्शन सी। ये ईरान की लेडी हैं और इनको नोबेल पीस प्राइज मिल गया है। तो ये एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं जिनको नोबेल पीस प्राइज 2023 का मिला है। क्यों मिला है? इनकी फाइट रही है अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ वुमेन इन ईरान। ईरान में जो महिलाओं का पीड़न होता है उसके खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी है। इसके अलावा ह्यूमन राइट को प्रमोट करने में भी ये हेल्प करती हैं और सभी को स्वतंत्रता मिले, ये जो है इनका एम है। ये कब जन्म लिया था इन्होंने? ये बॉर्न हुई थी 21 अप्रैल 1972 को। इसके साथ पीस का तो हमने देख लिया है और जो भी नोबेल प्राइज़ मिला है 2023 में वो यहाँ पे मैंने लगा दिए हैं सारे। तो सारी कैटेगरीज में देख लीजिए एक बार। फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला है इस बार 3 लोगों को, पियरे एगोस्टिनी, फ्रैंक क्रूज, एनी एल व्हीलियर। नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री में मिला है मोंगी, जी वेवेंडी, लुईस ई ब्रूस, एलेक्सी आई एकिमोव। लिटरेचर की कैटेगरी में नोबेल प्राइज़ मिला है इस बार जोहान फॉस को। इकोनॉमिक्स में मिला है नोबेल प्राइज़ क्लॉडिया गोल्डन को। नोबेल पीस प्राइज़ जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ नरगिस मोहम्मदी को मिला है। नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन की कैटेगरी में 2 लोगों को मिला है, कैटेलिन कारिको और ड्रू वीसमैन को मिला है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 2-3 बार याद करेंगे तो हो जाएगा याद। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन पॉलिटी का है। द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू वॉज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। न्यायिक समीक्षा की शक्ति निम्न में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो बहुत सारे ऐसे प्रोविजन हैं जो दूसरे देशों के बहुत अच्छे थे क्योंकि वहाँ पे वो बहुत अच्छे से वर्क कर रहे थे। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने बहुत सारे प्रोविजन डिफरेंट कंट्री से लिए गए हैं, जिनमें जो जुडिशियल रिव्यू का पावर है वो लिया गया है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से। ऑप्शन सी इसमें सही है। तो जुडिशियल रिव्यू बेसिकली होता क्या है? जो भी गवर्नमेंट की एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस होते हैं उसको रिव्यू के अंतर्गत डाला जाता है, जुडिशरी के अंतर्गत उसका रिव्यू किया जा सकता है, उसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो बहुत सारे जो फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो बोरो किए गए हैं डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन से। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट लगा दी है। तो जो भी इम्पोर्टेंट है देख लीजिए। एक क्वेश्चन जरूर बनता है यहाँ से। तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है कंकरेंट लिस्ट का प्रोविजन। जॉइंट सिटिंग जो होती है 2 हाउसेस की पार्लियामेंट में, ये वाला प्रोविजन भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कनाडा से क्या क्या लिया गया है? फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये कनाडा से लिया गया है। आयरलैंड से देख लीजिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो होते हैं वो आयरलैंड से लिए गए हैं। इसके अलावा जो मेथड होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन का उसको भी आयरलैंड से लिया गया है। रसिया से, जो कि USSR भी बोला जाता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली गई हैं वहाँ से। ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एंड जो सिंगल सिटीजनशिप है, यानी कि ऐसा नहीं है कि सेंटर की और स्टेट की अलग अलग है, दोनों की एक ही है पर्टिकुलर सिटीजन की। तो सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट लिया गया है ब्रिटेन से। यूनाइटेड स्टेट्स लिया गया है फंडामेंटल राइट्स। जुडिशियल रिव्यू और इम्पीचमेंट जो होता है प्रेसिडेंट का वो यूनाइटेड स्टेट्स से लिया गया है। फ्रांस से क्या क्या लिया गया है? आइडियल जो होते हैं लाइबर्टी के, इक्वलिटी के और फ्रेटर्निटी के, जो भी प्रीएम्बल में मेंशन है वो फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है एंशिएंट हिस्ट्री का है। विच ऑफ द फॉलोइंग सन टेम्पल इज बिल्ट बाय राजा भीमदेव वन ऑफ द सोलंकी डायनेसिटी। तो निम्न में से कौन सा सूर्य मंदिर सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। और ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, जो भी स्टैटिक जीके के हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते चलना साथ साथ। मोधेरा सन टेम्पल जो है राजा भीमदेव ने बनवाया था सोलंकी डायनेसिटी से। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है, जो मोधेरा विलेज है मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में गुजरात में, ऑन द बैंक ऑफ रिवर पुष्पावती, वहाँ जो है ये मोधेरा सन टेम्पल लोकेटेड है और सोलंकी डायनेसिटी के द्वारा बनवाया गया था। तो यहाँ पे मैंने एंशिएंट टेम्पल और जो भी उससे जुड़ी हुई डायनेसिटीज़ हैं वो लगा दी हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो खजुराहो टेम्पल जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, चंदेला डायनेसिटी के द्वारा बनवाए गए थे। कैलाश टेम्पल जो कि एलोरा महाराष्ट्र में है, वो राष्ट्रकूट डायनेसिटी से संबंधित है। 1000 पिलर टेम्पल वारंगल तेलंगाना, ये ककातिया डायनेसिटी ने बनवाया था। रमप्पा टेम्पल भी ककातिया डायनेसिटी के द्वारा ही बनवाया गया था। बृहदीश्वर टेम्पल थंजावुर तमिलनाडु, ये चोला डायनेसिटी के द्वारा बनवाया गया था। कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम तमिलनाडु, ये पल्लवा डायनेसिटी के द्वारा बनवाया गया था। शोर टेम्पल मम्मलपुरम तमिलनाडु, ये पल्लव डायनेसिटी के द्वारा बनवाया गया था। एंड विरूपाक्ष टेम्पल जो कि कर्नाटका में लोकेटेड है, चालुक्य डायनेसिटी से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है और ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट होती है, तो एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का देख लीजिए। वेयर इज द 11th एडिशन ऑफ इंडिया बांग्लादेश एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज संप्रीति बीइंग हेल्ड। भारत बांग्लादेश वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रीति का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है। तो संप्रीति एक्सरसाइज हेल्ड हुई है मेघालय में, ऑप्शन सी इसमें सही है। 11th एडिशन है और उमरोय मेघालय में इसको कंडक्ट किया गया है। तो यहाँ पे दो देशों के बीच जो एक्सरसाइज होती है वो मैंने यहाँ पे लगा दी है, तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना। मित्र शक्ति नाम की एक्सरसाइज होती है इंडिया और श्रीलंका के बीच, तो सिमिलर इसके जैसे ही और एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है मैत्री एक्सरसाइज। तो मैत्री होती है इंडिया और थाईलैंड के बीच। युद्ध अभ्यास कंडक्ट होता है इंडिया और यूएस के बीच। नोमैडिक एलिफेंट को कंडक्ट किया जाता है इंडिया और मंगोलिया के बीच। गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज होती है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच। वरुण एक्सरसाइज होती है इंडिया और फ्रांस के बीच। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज इंडिया और चाइना के बीच कंडक्ट होती है। खंजर एक्सरसाइज इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में कंडक्ट होती है। इक्विवेरियन एक्सरसाइज जो है ये इंडिया और मंगोलिया के बीच में होती है। नसीम अल बहार इंडिया और ओमान के बीच होने वाली एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन जीआई टैग का है, क्योंकि रिसेंटली आप देख रहे हैं बहुत सारे जीआई टैग मिल रहे हैं। तो विच स्टेट्स याक चर्पी हैज रिसीव्ड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो कौन से राज्य की याक छुर्पी को भौगोलिक संकेत मिला है। तो ये मिला है अरुणाचल प्रदेश का प्रोडक्ट है ये। तो मिल्क से बनता है, बेसिकली याक के मिल्क से एक चीज़ जैसा प्रोडक्ट बनता है जिसको छुर्पी बोलते हैं, और एक स्टेपल फूड है। ट्राइबल कम्युनिटीज बहुत इसका इस्तेमाल करती हैं अरुणाचल प्रदेश में। तो इसी के साथ जो जीआई टैग रिसेंट के 2023 में इम्पोर्टेंट रहे हैं वो एक बार यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। महोबा गरुआ पत्थर जो है उत्तर प्रदेश का प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला है। सांभल हॉर्न क्राफ्ट भी उत्तर प्रदेश का है, इसको भी रिसेंट में ही जीआई टैग मिला है। पिरूर बीटल लीफ केरल की है। खोला चिली गोवा का जीआई प्रोडक्ट है। नरसिंहपेटे नागेश्वरम तमिलनाडु की एक शहनाई है, जीआई टैग इसको मिल चुका है। मिर्चा राइस बिहार का है। नागरी दुबराज राइस भी छत्तीसगढ़ का है। कांगड़ा टी जो कि बहुत ही फेमस हुई है रिसेंटली, हिमाचल प्रदेश का है, इसको जीआई टैग मिल चुका है। अलीबाग वाइट ओनियन महाराष्ट्र की है और एक ओनियन की कैटेगरी है वाइट कलर की। सलेम सागो साबूदाना ये तमिलनाडु का है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के चेयरपर्सन किससे अपॉइंट किया गया है। तो ये बने हैं जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, ऑप्शन ई। तो ये एक्टिंग चेयरपर्सन बने हैं, किसके बाद बने हैं, ये बने हैं फॉर्मर चेयरपर्सन जो थे जस्टिस ए के गोयल के रिटायरमेंट के बाद, इनको बना दिया गया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का चेयरपर्सन। याद रख लेना, एनजीटी का चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। यहाँ पे जो रिसेंट में इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुए हैं वो देख लीजिए। प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल आकाशवाणी का चुना गया है डॉक्टर वसुधा गुप्ता को। फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन जो कि रेलवे बोर्ड को हेड कर रही हैं, इनका नाम है जया वर्मा सिन्हा। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया बने हैं तुषार मेहता। इंडिया के एम्बेसडर WTO के लिए 9 मंथ के लिए बने हैं ब्रजेंद्र नवनीत।
चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कोल इंडिया लिमिटेड के बने हैं PM प्रसाद। CEO फाइनेंशियल प्लानिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया के बने हैं कृष्ण मिश्रा। ओके, आगे बढ़ते हैं। रवि सिन्हा न्यू चीफ ऑफ रॉ बने हैं। अमित अग्रवाल अपॉइंट हुए हैं UIDAI के CEO। स्वामीनाथन जानकीरमन को अपॉइंट किया गया है RBI का डिप्टी गवर्नर। सुबोध कुमार सिंह को चुना गया है डायरेक्टर जनरल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का। जनार्दन प्रसाद बने हैं न्यू डायरेक्टर जनरल जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। और डेनिस फ्रांसिस को चुना गया है 78th UNGA प्रेसिडेंट। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बने हैं। तो बहुत सारे अपॉइंटमेंट भी आपके इससे कवर हो गए हैं और वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिए आप लोग। ग्लोबल एम्बेसडर 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप के कौन बने हैं? तो हु इज़ द ग्लोबल एम्बेसडर फॉर द 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप? तो सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने नेम किया है सचिन तेंदुलकर को एज द ग्लोबल एम्बेसडर फॉर द 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं जो कि स्पोर्ट्स से संबंधित है बेसिकली, उनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जैसे कि निकहत जरीन को बनाया गया है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का ब्रांड एम्बेसडर। हरमनप्रीत कौर को चुना गया है प्यूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर। सौरभ गांगुली बने हैं त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर। रोहित शर्मा बने हैं जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर। रणवीर सिंह को चुना गया है स्टार स्पोर्ट का ब्रांड एम्बेसडर। विराट कोहली बने हैं HSBC इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर। रणवीर सिंह पेप्सिको इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं एंड आयुष्मान खुराना यूनिसेफ इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं। हु लॉन्च्ड द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस? द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ये पुस्तक लिखी है विवेक अग्निहोत्री ने। ऑप्शन डी इसमें सही है। विवेक अग्निहोत्री जो है डायरेक्टर हैं कश्मीर फाइल्स के। इन्होंने अपनी लेटेस्ट बुक लॉन्च की है द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस इन लखनऊ के, याद कर लेना इसको। आगे बढ़ते हैं। हु होल्ड द रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट सेंचुरी बाय एन इंडियन इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड कप? विश्व कप के इतिहास में किसी भारतीय द्वारा सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो सबसे जो तेज शतक लगाया है वो रिकॉर्ड जीत लिया है रोहित शर्मा ने। आप लोग जानते होंगे, यदि आप क्रिकेट खेलते हैं तो सभी जानते हैं। रोहित शर्मा ने स्मैश किया है सेंचुरी ऑफ 63 बॉल्स अगेंस्ट अफगानिस्तान इन द 2023 वर्ल्ड कप। इन्होंने कपिल देव का जो प्रीवियस रिकॉर्ड था 72 बॉल का, उसको बीट कर दिया है। इसके अलावा एक और फैक्ट है, डेविड वार्नर जो है ये फास्टेस्ट बैटर बन गए हैं जिन्होंने 1000 रन कंप्लीट किए हैं इन द ODI वर्ल्ड कप, रीचिंग द मिलस्टोन इन 19 इनिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी इन इंडिया इज एमिंग टू बिकम द फर्स्ट वेटलैंड सिटी? भारत का कौन सा शहर पहला वेटलैंड शहर बनने का लक्ष्य रखता है? तो उदयपुर जो है पहला वेटलैंड सिटी बनने जा रहा है, जो कि राजस्थान में लोकेटेड है। राजस्थान की गवर्नमेंट ने कोलैबोरेशन किया है एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ। और क्यों किया है उदयपुर को फर्स्ट वेटलैंड सिटी बनाने के लिए, जिसको सिटी ऑफ लेक्स भी बोला जाता है उदयपुर को। अब ये फर्स्ट वेटलैंड सिटी भी बन जाएगी। कुचिपुड़ी डांस फॉर्म जो है, जो कि जिनका नाम जो है एक विलेज के नाम पे रखा गया है, विच एग्जिस्ट इन द विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश? कुचिपुड़ी नृत्य शैली का नाम एक गांव के नाम पे रखा गया है, जो कि आंध्र प्रदेश के निम्न में से किस जिले में मौजूद है? कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का बहुत ही फेमस डांस फॉर्म है। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? कृष्णा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ, उसके नाम पे बहुत ही फेमस जो ये कुचिपुड़ी डांस फॉर्म में रखा गया है। इसके साथ ही यहाँ पे मैंने लिस्ट लगा दी है क्लासिकल डांस जो होते हैं इंडिया में और कहाँ पे वो स्टेट ऑफ ओरिजिन कौन सा है उनका। तो देख लीजिए, भरतनाट्यम जो है क्लासिकल डांस है तमिलनाडु का। कथक उत्तर प्रदेश का फेमस क्लासिकल डांस है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का फेमस क्लासिकल डांस है। ओडिसी उड़ीसा का है। कथकली केरल का फेमस क्लासिकल डांस है। सत्रिया असम का है एंड इसके अलावा मणिपुरी मणिपुर का है। मोहिनीअट्टम केरल का फेमस क्लासिकल डांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हेडक्वार्टर का है इंडियन ऑर्गेनाइजेशन का। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर सिचुएटेड? तो राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर का मुख्यालय स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन डी। ये रिस्पॉन्सिबल है रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डाटा का एक्विजिशन करने के लिए, प्रोसेसिंग करने के लिए, डाटा डिसमिनेशन करने के लिए, एरियल रिमोट सेंसिंग के लिए, डिसीजन सपोर्ट करते हैं जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट में, उन सब के लिए जो है ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है। तो हैदराबाद में लोकेटेड है।
कुछ और भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन देख लीजिए जो कि इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है और जिनका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड का हेड क्वार्टर नई दिल्ली में है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेड क्वार्टर नई दिल्ली में है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसकी शॉर्ट फॉर्म HPCL है, इसका हेड क्वार्टर मुंबई में है। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का हेड क्वार्टर नोएडा उत्तर प्रदेश में है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है IRDAI, इसका हेड क्वार्टर हैदराबाद में है। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है SIDBI, का हेड क्वार्टर लखनऊ में है। एंड एक और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम FSSAI है शॉर्ट फॉर्म में, एंड फुल फॉर्म में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नई दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर मौजूद है। Which country is ranked as the world's freest economy in 2023 फ्रेजर इंस्टीट्यूट रिपोर्ट? 2023 फ्रेजर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में किस देश को दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था का दर्जा मिला है? तो सबसे ज़्यादा जो फ्री इकोनॉमी है फ्रेजर इंस्टीट्यूट रिपोर्ट के अनुसार वो है सिंगापुर की इकोनॉमी। तो सिंगापुर जो है इसने हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है और वर्ल्ड की फ्रीएस्ट इकोनॉमी बन गई है। ये जो इंस्टीट्यूट है कनाडा की थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट है, उसने रिपोर्ट रिलीज किया, उसके अनुसार सिंगापुर सबसे ज़्यादा फ्री इकोनॉमी है। तो यहाँ पे टॉप 5 फ्री इकोनॉमीज देख लीजिए, सिंगापुर, हांगकांग, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड एंड यूनाइटेड स्टेट। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंक क्या है? तो 40th पोजीशन पे इंडिया की रैंक रही है इस बार, और 40 आउट ऑफ 132 कंट्रीज। ये पब्लिश किया गया था वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और टॉप 3 कंट्रीज इसमें है स्विट्जरलैंड, स्वीडन एंड US। नेक्स्ट क्वेश्चन है G20 प्रेसिडेंसी फॉर द ईयर 2024 इज गिवन टू विच कंट्री? तो G20 समिट न्यूज़ में थी, आपने देखा होगा। तो 2023 में इंडिया के पास थी प्रेसिडेंसी, 2024 के लिए मिल गई है ब्राज़ील को। तो ऑप्शन C ब्राज़ील को मिली है ये। तो इंडिया के PM नरेंद्र मोदी जी ने हैंड ओवर की थी G20 की प्रेसिडेंसी ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट है जिनका नाम है लूला डा सिल्वा, उनको दी है, और 2023 की इंडिया के पास थी, इसका आपको पता होगा। तो इम्पोर्टेंट समिट जो एक बार न्यूज़ में रही थी 2023 में, वो देख लीजिए। 6th बिम्स्टेक समिट जो है थाईलैंड में होगी नवंबर के महीने में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 समिट का होस्ट था स्विट्जरलैंड। 43rd एशियन समिट हुई थी जकार्ता इंडोनेशिया में। 2023 नाटो समिट विल्नियस लिथुआनिया में कंडक्ट हुई है। COP28 क्लाइमेट समिट 2023 का होस्ट है UAE। G7 समिट 2023 जापान ने होस्ट की है। 15th ब्रिक्स समिट जो है 2023 की साउथ अफ्रीका इसका होस्ट है। डिजिटल हेल्थ समिट 2023 की गोवा इसका होस्ट रहा है। एंड वन वर्ल्ड टीवी समिट का होस्ट रहा है वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंडामेंटल क्वांटिटीज? निम्न में से कौन सी मूलभूत राशियां हैं? तो लेंथ एंड टाइम जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी होती क्या है? इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी होती है दैट इज नॉट पॉसिबल टू एक्सप्रेस इन अदर फिजिकल क्वांटिटी, जिनको बाकी की फिजिकल क्वांटिटीज में एक्सप्रेस कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, देख लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इनमें से कोई भी क्वांटिटी उठा के दे दी जाएगी और पूछा जाएगा आपसे कि कौन सी क्वांटिटी इनमें से है या फिर नहीं है। लेंथ मीटर, मास जो है जिसकी यूनिट होती है किलोग्राम, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये सातों जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेज का है व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो अक्टूबर 11 को मनाया जाता है, और इस बार की थीम है इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट अवर लीडरशिप अवर वेलबींग। ए लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम टू प्रोड्यूस फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड? संवेग में सीमित परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए कम समय अवधि के लिए कार्य करने वाले बड़े बल को क्या कहा जाता है? इम्पल्स बोलते हैं इसको। इम्पल्स जो है चेंज होता है, मोमेंटम जो होता है ऑब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्ट का जो भी मोमेंटम होता है उसमें जो चेंज आता है उसको इम्पल्स बोलते हैं। जब एक ऑब्जेक्ट जो है इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स फॉर एन इंटरवल ऑफ टाइम, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे थोड़ा सा भी फोर्स लगता है किसी भी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, तो उसको बोला जाता है इम्पल्स, जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट होता है उसका मोमेंटम चेंज होता है। फिजिक्स की यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लगा दी है, उनकी डेफिनेशन देख लीजिए, क्वेश्चन कोई भी बन सकता है। एक्सेलरेशन का आपको पता होगा, जो चेंज होता है वेलोसिटी में, उसका जो रेट होता है उसको एक्सेलरेशन बोलते हैं।
द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको बोला जाता है एक्सेलरेशन। एस्ट्रोफिजिक्स किसको बोलते हैं? फिर जो ब्रांच होती है एस्ट्रोनॉमी की जो कि डील करती है फिजिक्स ऑफ द यूनिवर्स के साथ, उसको एस्ट्रोफिजिक्स बोलते हैं। ब्लैक होल किसको बोलते हैं? एक रीजन है, एक क्षेत्र है ऑफ द स्पेस टाइम जहाँ पे ग्रेविटी जो है सभी चीज़ों को प्रिवेंट करती है अपनी ओर आने से, चाहे वो लाइट हो या फिर कोई भी चीज़ हो उसको प्रिवेंट करती है ग्रेविटी। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है ये स्टेट करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो उसी डायरेक्शन में रहेगा, मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाता है। ठीक है, यानी कि यदि कोई जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट की पोजीशन में है तो रेस्ट की में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, तब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगता है, बाहरी फोर्स नहीं लगता है, तब तक वो वैसे ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, निम्न में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है? तो ये रहती है मरकरी, ऑप्शन ए मरकरी, जिसका सिंबल है Hg, एटॉमिक नंबर है 80। मरकरी सिल्वरी वाइट शाइनी मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। विच कमेटी इज ऑल्सो नॉन एज विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी, किस समिति को ग्राम एवं लघु उद्योग समिति के नाम से भी जाना जाता है? तो कार्वे कमेटी को जाना जाता है। 1955 में कार्वे कमेटी, जिसको ऑल्सो बोला जाता है विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी, इसने विटनेस किया है पोटेंशियल यूटिलाइज करने का स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का, ताकि रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाए। तो यहाँ पे मैंने कुछ कमेटी लगा दी है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है एग्जाम में। पर्टिकुलर कमेटी दे देंगे आपको और पूछेंगे कि किससे संबंधित है। विवेक देवरॉय कमेटी जो थी रेलवे रिस्ट्रक्चरिंग से संबंधित है। सरकारिया कमीशन जो है, जो रिलेशनशिप है पावर और रिलेशनशिप हुए या फिर पावर हुए जो सेंट्रल स्टेट के बीच में, उनकी बात करता है सरकारिया कमीशन। नरसिम्हन कमेटी में बैंकिंग रिफॉर्म की बात की गई थी। सुरेश तेंदुलकर कमेटी जो है ये एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी से संबंधित है। सी राव कमेटी जो है एग्रीकल्चरल गाइडलाइन से संबंधित है। बलवंत राय मेहता कमेटी ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से संबंधित है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बलवंत राय मेहता कमेटी। फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ इंडिया वाज टेकन इन द ईयर ऑफ, भारत की पहली पूर्ण जनगणना कौन से वर्ष में की गई थी? तो ये की गई थी 1881 में। तो हेनरी वॉल्टर को फादर ऑफ इंडियन सेंसस बोला जाता है। और जो फर्स्ट पॉपुलेशन सेंसस हुई थी वो ब्रिटिश वाइसराय लॉर्ड मायो के अंतर्गत हुई थी 1872 में, लेकिन नियमित रूप से ये जो चालू हुई थी वो लॉर्ड रिपन के समय से हुई थी 1881 से। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि सेंसस से संबंधित है, देख लीजिए एक बार। टोटल नंबर मेल्स के थे 62.31 करोड़, फीमेल्स थी 58.74 करोड़। परसेंटेज जो चेंज हुआ था डिकेडल ग्रोथ जो हुई थी वो हुई थी 17.7%। सेक्स रेशियो 943 फीमेल्स थी आउट ऑफ 1000 मेल्स। और चाइल्ड का रेशियो था 919 फीमेल्स आउट ऑफ 1000 मेल्स। स्टेट जिसमें हाईएस्ट सेक्स रेशियो है वो है केरल, जिसमें आउट ऑफ 1000 मेल 1084 फीमेल्स हैं। लोवेस्ट हाईएस्ट यूटी कौन सी थी? पुडुचेरी, जिसमें फीमेल्स हैं 1037 आउट ऑफ 1000 मेल्स। जिसमें लो रेशियो था वो था हरियाणा, जिसमें फीमेल्स थी 877 आउट ऑफ 1000 मेल्स। एंड यूटी कौन सी थी जिसमें लो रेशियो था वो था दमन एंड दीव, 618 फीमेल्स आउट ऑफ 1000 मेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस सुंदरवन फॉरेस्ट आर फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया, प्रसिद्ध सुंदरवन वन भारत के निम्न में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं वेस्ट बंगाल में, ऑप्शन डी। तो सुंदरवन जो है यूनिवर्सल इंपॉर्टेंस के लिए भी जाना जाता है इनको, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं जैसे कि रॉयल बंगाल टाइगर्स हैं, गंगाज एंड इराबाडी डॉल्फिन्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं और क्रिटिकली इंडेंजर्ड एंडेमिक रिवर टेरेपिन भी इसमें इंक्लूडेड है। प्रेशर वॉल्यूम कर्व जो है एक फिक्स्ड टेम्परेचर के लिए क्या बोला जाता है इसको? जो प्रेशर वॉल्यूम का कर्व होता है फिक्स्ड टेम्परेचर के लिए उसको बोला जाता है आइसोथर्म। यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, उसमें प्रेशर वॉल्यूम का जो भी कर्व बनता है उसको आइसोथर्म बोलते हैं। ये जो टर्मिनोलॉजी है इनको देख लीजिए एक बार। आइसोथर्म में क्या होता है, जो प्रेशर वॉल्यूम कर्व होता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे। आइसोबार में क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे जो वॉल्यूम टेम्परेचर का कर्व होता है उसको आइसोबार बोलते हैं। आइसोकोर क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो प्रेशर टेम्परेचर का कर्व होता है उसको आइसोकोर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनरी विवियन डेरोजियो इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट। हेनरी विवियन डेरोजियो निम्न में से किस आंदोलन से संबंधित है?
तो ये संबंधित है यंग बंगाल मूवमेंट से, जो कि स्टार्ट किया गया था हेनरी लुइस विवियन के द्वारा, और जो कि कलकत्ता आए थे 1826 में, और जिनको अपॉइंट किया गया था हिंदू कॉलेज का टीचर ऑफ द इंग्लिश एंड लिटरेचर एंड हिस्ट्री। तो इनके लिए तो एक टीचर थे, इन्होंने ही यंग बंगाल मूवमेंट जो है चालू किया था। लॉ ऑफ गिविंग इफेक्ट टू फंडामेंटल राइट कैन ओनली बी मेड बाई, मौलिक अधिकारों को प्रभावी बनाने का कानून केवल किसके पास है? तो पार्लियामेंट के पास ये राइट है कि वो जो है इफेक्ट दे सकती है फंडामेंटल राइट को, उससे रिलेटेड कानून बना सकती है, उस बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 35 में ये बात है कि जो पावर है लॉ बनाने की सर्टेन फंडामेंटल राइट के लिए, वो पार्लियामेंट के पास है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास। कैलाशनाथ टेम्पल जो है कौन से स्टेट में लोकेटेड है? तो ये तमिलनाडु का मंदिर है, फेमस मंदिर है, और इसको ऑल्सो बोला जाता है कैलाशनाथ टेम्पल, जो कि कांचीपुरम में लोकेटेड है। पल्लव ईरा का ये हिस्टोरिक टेम्पल है, जो कि कांचीपुरम तमिलनाडु में लोकेटेड है, भगवान शिव को समर्पित है, और इसके अलावा ओल्डेस्ट सर्वाइविंग मोन्यूमेंट है कांचीपुरम में। द्रविडियन इसकी आर्किटेक्चर है, और ये बिल्ड किया गया था अराउंड 700 CE बाई नरसिम्हा वर्मन सेकेंड विद एडिशन बाई महेंद्र वर्मन थर्ड। Which of the following suggested that the smallest constituent of the gases like hydrogen, oxygen and nitrogen are not atoms but diatomic molecules? किसने ये सुझाव दिया था कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसी गैसों का सबसे छोटा जो घटक होता है वो परमाणु नहीं बल्कि द्विपरमाणु अणु होता है? तो ये सजेस्ट किया था एमेडियो एवोगैड्रो ने। Which of the following is a fundamental duty of a citizen? निम्न में से कौन सा एक नागरिक का मौलिक कर्तव्य है? तो इनमें से कौन सा है बताइए आप लोग। तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, जिसमें से रिच हेरिटेज को प्रिजर्व करना ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है। फंडामेंटल राइट का तो लाभ उठाते हम मिल जाते हैं, तो क्या हम अपनी ड्यूटी भी निभा रहे हैं? तो रिच हेरिटेज को प्रिजर्व करना ये फंडामेंटल ड्यूटी है, बाकी ये सब नहीं है। रिलीजन को प्रोपेगेट करना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप करना, ये नहीं है। बाकी ये जो रिच हेरिटेज को प्रिजर्व करना ये फंडामेंटल ड्यूटी है। तो आर्टिकल 51A में मेंशन है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, तो देख लीजिए। अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना, उसकी आज्ञा मानना, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करना और नेशनल एंथम की भी रिस्पेक्ट करना, फ्रीडम स्ट्रगल के जो भी आइडियाज़ रहे हैं उनको फॉलो करना, सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया को प्रोटेक्ट करते रहना, कंट्री को डिफेंड करना और नेशनल सर्विसेज के लिए तैयार रहना जब भी बुलाया जाए कि कोई भी नेशनल सर्विस आपको जो है अपनी निभानी है। भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, कंपोजिट कल्चर जो है कंट्री का उसका प्रमोट करना, जो है नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना और ह्यूमैनिटी को डेवलप करना, पब्लिक प्रॉपर्टी और वायलेंस को अवॉइड करना, एक्सीलेंस करना ऑल स्फीयर्स में। जो भी पेरेंट्स की ड्यूटी है, चिल्ड्रन जो होते हैं एज ग्रुप ऑफ 6 से 14 ईयर्स की जो एज में जो बच्चे होते हैं उनको स्कूल भेजना, ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, बाद में ऐड हुआ था ये प्रोविजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेहरी डैम इज सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स। तेहरी बांध निम्न में से किस नदियों के संगम पर स्थित है? तो भागीरथी और भीलगंगा जो नदी है उनके कॉन्फ्लुएंस पे, संगम पे स्थित है तेहरी डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज एसोसिएटेड विद द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन ह्यूमन बॉडी? निम्न में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से जुड़ा है? तो यह है एमाइलेज, ऑप्शन सी। एमाइलेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि स्पेशल प्रोटीन है जो हेल्प करता है आपको कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में। जो भी मोस्ट ऑफ द एमाइलेज होता है बॉडी में वो पैनक्रियाज के द्वारा बनाया जाता है और सैलिवरी ग्लैंड के द्वारा बनाया जाता है। तो एंजाइम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एंजाइम जो भी सीक्रेट करता है, जो भी पर्टिकुलर हमारा जो बॉडी का पार्ट है और फंक्शन उसके क्या है देख लीजिए। रेनिन को सीक्रेट करता है स्टोमक और इसका फंक्शन है मिल्क को कन्वर्ट करना पेप्टाइड में। ट्रिप्सिन जो है ये पैनक्रियाज के द्वारा सीक्रेट होता है और इसका फंक्शन है कन्वर्ट करना प्रोटीन को पेप्टाइड में। माल्टाज जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा सीक्रेट होता है, इसका फंक्शन है माल्टोज को ग्लूकोज में डाइजेस्ट करना। सुक्राज जो है इसको भी स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा सीक्रेट किया जाता है और इसका फंक्शन है सुक्रोज को डाइजेस्ट करना इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। लैक्टास जो है ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा सीक्रेट होता है, इसका फंक्शन है डाइजेस्ट करना लैक्टोज को इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th एडिशन जो है ग्लोबल स्किल समिट का कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है दिल्ली में, ऑप्शन डी। तो 14th एडिशन जो है समिट का हुआ है दिल्ली में। 2 दिन चली थी ये समिट और इसका फोकस था क्या थीम थी इसकी? बिल्ड करना है स्किल्स को, यूथ को एम्पावर करना है और एक अच्छा फ्यूचर क्रिएट करना है।
भाखड़ा नागल डैम कौन सी नदी पे बना हुआ है? तो ये बना हुआ है सतलज नदी पे। तो कहाँ पे है सतलज नदी? पंजाब हिमाचल प्रदेश बॉर्डर पे ये भाखड़ा नागल डैम आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स लगा दिए हैं और वो कौन सी नदी पे स्थित हैं देख लीजिए। टिहरी डैम जो कि उत्तराखंड में है, भागीरथी रिवर पे सिचुएटेड है। हीराकुद डैम उड़ीसा में है, महानदी नदी के ऊपर सिचुएटेड है। मैथुन डैम झारखंड में है, बाराका रिवर पे सिचुएटेड है। इंदिरा सागर डैम मध्य प्रदेश में है, नर्मदा रिवर पे सिचुएटेड है। सरदार सरोवर डैम गुजरात में है, नर्मदा नदी के किनारे बना हुआ है। नागार्जुन सागर डैम तेलंगाना में बना हुआ है, कृष्णा नदी के पास। मैत्तूर डैम तमिलनाडु का है, कावेरी नदी के पास। कृष्णा सागर डैम जो है कर्नाटका का है, कावेरी नदी के तट पे सिचुएटेड है। ये क्वेश्चन वाटरफॉल का है। जोग वाटरफॉल इज सिचुएटेड ऑन, जोग जलप्रपात जो है कहाँ पे स्थित है? तो ये सारावती जो रिवर है वहाँ पे सिचुएटेड है जोग वाटरफॉल। और इसको ऑल्सो बोला जाता है गैरसोपा फॉल्स। और यहाँ पे शारावती रिवर के पास ही आपको मिलेगा, वेस्टर्न कर्नाटका स्टेट में। यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स के नाम दिए हैं और कौन से स्टेट में वो लोकेटेड हैं तो देख लीजिए। कुंचिकल फॉल्स जो है कर्नाटका में लोकेटेड है। दूध सागर वाटरफॉल गोवा में लोकेटेड है। नोहसिंगथिंग वाटरफॉल मेघालय में लोकेटेड है। एथिरापल्ली वाटरफॉल केरल में लोकेटेड है। तालाकोना वाटरफॉल आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। अखंडाधार वाटरफॉल उड़ीसा में लोकेटेड है। चित्रकूट वाटरफॉल छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है। एथिपोथाला फॉल्स आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। एंड थलियार फॉल्स जो है तमिलनाडु में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक इज पब्लिश्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन सी संगठन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये किया जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। एन ऑर्चिड ग्रोइंग एज एन एपिफाइट ऑन अ ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच इंटरेक्शन? एक पेड़ पर एपिफाइट के रूप में उगने वाला ऑर्किड किस अंतक्रिया का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है कम्युनलिज्म का। तो कम्युनलिज्म में क्या होता है, पहली जो स्पीसीज है वो बेनिफिट करती है जबकि जो दूसरी स्पीसीज है उससे अनअफेक्टेड रहती है। तो ये जो टर्म है इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको देख लीजिए एक बार। जो कंपटीशन होता है उसमें दोनों स्पीसीज नेगेटिवली अफेक्ट करती हैं एक दूसरे को। जो पैरासिटिज्म होता है या फिर प्रेडेशन होता है, शिकार जिसको हम बोलते हैं, उसमें एक जो स्पीसीज है वो दूसरे स्पीसीज पे पलती है, तो एक को बेनिफिट होता है दूसरे का नुकसान होता है। म्यूचुअलिज्म में दोनों को ही बेनिफिट होता है, बोथ स्पीसीज आर बेनिफिशियल टू ईच अदर। कम्युनलिज्म में एक स्पीसीज को बेनिफिट होता है, दूसरे को अनअफेक्टेड रहती है दूसरी, ठीक है, वो नेगेटिव में नहीं जाती, यानी कि अनअफेक्ट रहती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग लेंस कैन द मायोपिया एंड ह्यूमन आई बी करेक्टेड? तो मायोपिया यदि आपको हो जाता है तो कौन सा लेंस उसके लिए रिक्वायर है? कॉनकेव लेंस। मायोपिया क्या होता है, बेसिकली आपको पास की चीज़ें जो हैं वो आसानी से दिख जाती हैं, सही दिखती हैं, लेकिन जो फार ऑब्जेक्ट है आप उसको नहीं देख पाते हैं, तो उसको बोलते हैं मायोपिया। और इसको कॉनकेव लेंस के द्वारा सही किया जा सकता है। यदि आपको मायोपिया है तो आपको कॉनकेव लेंस लगेंगे। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, फार के जो ऑब्जेक्ट हैं, दूर की जो चीज़ें हैं वो आपको अच्छी दिख जाएंगी, लेकिन पास की चीज़ें आप नहीं देख पाएंगे, तो इसके लिए कॉन्वेक्स लेंस चाहिए। वेयर वॉज द फर्स्ट एवर महाकुंभ ऑफ दिव्यांगजन हेल्ड? विश्व का पहला दिव्यांगजन महाकुंभ कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया है वाराणसी में। तो 17 सितंबर 2023 को फर्स्ट टाइम वाराणसी में महाकुंभ दिव्यांगजन का लगा है। इसमें डिसेबिलिटी को प्रमोट किया गया है। विच कंट्री वॉन द एशिया कप 2023? एशिया कप 2023 किस देश ने जीता है? इंडिया ने जीता है। तो ये जीता गया है सितंबर के महीने में, और इंडिया ने श्रीलंका को हराया है। और कहाँ पे हुआ था? कोलंबो श्रीलंका में फाइनल हुआ था। विच इंडियन एयरलाइन हैज़ बिकम द ऑफिशियल एयरलाइन फॉर द इंडियन फुटबॉल टीम? कौन सी भारतीय एयरलाइन भारतीय फुटबॉल टीम की आधिकारिक एयरलाइन बन गई है? तो इंडिगो बन गई है। इंडिगो जो है स्टैंड कर रही है एज अ ग्लोबल पार्टनर एंड द ऑफिशियल एयरलाइन फॉर द इंडियन फुटबॉल टीम, जिसको ऑल्सो बोला जाता है ब्लू टाइगर्स के नाम से। इंचार्ज डायरेक्टर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के कौन बने हैं सितंबर 2023 में? तो ये बने हैं ऑप्शन सी राहुल नवीन। और इंचार्ज बने हैं ये, और जब तक नया रेगुलर डायरेक्टर नहीं बन जाता तब तक यही अपॉइंट रहेंगे। इनका नाम है राहुल नवीन। फिच रेटिंग के हिसाब से इंडिया की जो फिजिकल ईयर 2023-24 की ग्रोथ है वो क्या है? तो फिच रेटिंग के हिसाब से है 6.3%। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज अ प्रोग्रेसिव टैक्स? तो इनमें से ऐसा कौन सा टैक्स है जो प्रगतिशील कर है, यानी कि वो बढ़ता है? तो ये है इनकम टैक्स।
तो इनकम टैक्स क्या है? प्रोग्रेसिव टैक्स है, जिसमें एक टैक्स की जो रेट है वो बढ़ जाती है जैसे ही पर्टिकुलर पर्सन की इनकम इंक्रीज होती है, तो ये प्रोग्रेसिव टैक्स इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये तो कॉमन टैक्स है, सेल्स टैक्स, कस्टम टैक्स, एक्साइज टैक्स, लेकिन जो इनकम टैक्स है प्रोग्रेसिव टैक्स है। ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड दीवान-ए-अर्ज वॉज द डिपार्टमेंट ऑफ, तो सल्तनत काल के दौरान दीवान-ए-अर्ज कौन से किसका विभाग था? तो ये मिलिट्री का था, मिलिट्री का डिपार्टमेंट था, उसको बोला जाता था दीवान-ए-अर्ज। तो ये एस्टेब्लिश किया गया था बालवन के द्वारा और एसेंशियली डिपार्टमेंट था मिलिट्री का, जिसको मैनेज किया जाता था अरिज आई मंगलिक के द्वारा, मामालिक के द्वारा। रेगुर सोइल जो है इसको किस नाम से और जाना जाता है? तो रेगुर मिट्टी को ब्लैक सोइल के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक सोइल जो है इसको रेगुर सोइल के नाम से जाना जाता है। और कैसे बनती है? जो वेदरिंग होती है इग्नियस रॉक्स की, जो कि डेक्कन प्लेटो पे आपको देखने को मिलेगी मोस्टली, तो वहाँ पे जो है ब्लैक मिट्टी पाई जाती है, तो इसको रेगुर सोइल भी बोला जाता है। गवर्नर ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ, तो गवर्नर आपको पता है प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, किसके एडवाइस पे करते हैं? पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे जो है गवर्नर अपॉइंट होता है। तो आर्टिकल 153 ये कहता है कि हर स्टेट में गवर्नर होना चाहिए। आर्टिकल 155 अपॉइंटमेंट की बात करता है। आर्टिकल 156 में बात होती है जो टर्म ऑफ ऑफिस होता है गवर्नर का, उसकी बात आर्टिकल 156 में होती है। कौन सा ऐसा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल टू फॉर्म हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए उनमें से क्या आवश्यक है? तो ये आवश्यक है आयरन। आयरन बहुत ज़्यादा होना चाहिए हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए। हीमोग्लोबिन पार्ट है रेड ब्लड सेल का, जो कि ऑक्सीजन लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं एज अ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट लिटरेचर मेंशन्स द महाजनपद, इनमें से किस बौद्ध साहित्य में महाजनपद का उल्लेख है? तो ये है अंगुत्तर निकाय में जो जनपद है उसका जो मेंशन है वो किया गया है। तो अंगुत्तर निकाय है क्या ये? तो ये बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर कलेक्शन है, 4th ऑफ द 5 निकायाज और कलेक्शन इन द सूत्ता पिटका, which is one of the 3 baskets that comprise the Pali Tipikata of Theravada Buddhism। तो बुद्धिज्म से संबंधित है और महाजनपद का मेंशन हुआ है अंगुत्तर निकाय में। ये क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए है, लास्ट में पहुंच गए हैं वीडियो के। हॉर्नबिल फेस्टिवल कौन से कहाँ पे स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।